आप सभी को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में पधारे आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री किरोड़ी सिंह बैंसला जी, बैंसला मैडम जो IRS हैं, हमारी प्रेरणा स्रोत रही हैं, पूजा अवाना मैडम जो भी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों साथियों। इतिहास एक ऐसी चीज है, इसमें बहुत कम लोग सही इतिहास लिख पाते हैं। एक मशहूर इतिहासकार ने लिखा था कि इतिहास एक प्रवंचना है, और इतिहास हमेशा एक अभिजात के सोच से लिखा जाता है, जो संभ्रांतवादी सोच है उससे लिखा जाता है। किसी भी समाज में जो उच्च वर्ग होता है उसको केंद्र में रखकर, उसके नेताओं को केंद्र में रख करके इतिहास लिखा जाता है। और ये जो सोच है, इसी सोच के कारण हमारा इतिहास, हमारा ही नहीं, ये मुद्दा कोई हमारा नहीं है, ये भारत के समाज की लगभग 5-6 हजार जो कबीले हैं, जातियां हैं, ये उन सब का मुद्दा है। आज हम देखते हैं कि चंद एक छोटे से वर्ग को अगर भी हम छोड़ दें तो किसी का भी इतिहास हमको नहीं दिखता। समाज के आज देखिए, जाट, गुर्जर, अहीर, लोधे, कुर्मी, आपके लुहार, बढ़ी, कुम्हार, भील, मुंडा, संथाल, सभी लोग आज हम देखते हैं अपने इतिहास में जगह ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक पहचान के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोग उसको मिथकीय पात्रों से जोड़ रहे हैं। कोई अपने आप को चित्रगुप्त की संतान कह रहा है, कोई विश्वकर्मा की संतान कह रहा है, कोई अनेक मिथकीय पात्रों से जोड़ा जा रहा है, और सही इतिहास नहीं लिखा जा रहा उनके द्वारा भी। लेकिन साथियों, यदि हम गुर्जरों की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि गुर्जर जाति का जो इतिहास है वो वास्तव में, यदि हम एक जाति का नाम लें पूरे भारत में, तो सबसे ज्यादा वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास हमारी जाति का है। साथियों, गुर्जर शब्द का जो प्रमाण है वो 7वीं शताब्दी से विशेष रूप से मिलते हैं। हम जब देखते हैं कि जो राजस्थान है आज का, वो गुर्जर देश कहलाता है। वहां की राजधानी भीनमाल है, वहां का शासक व्याघ्रमुख चपराना है, उसके साथ ही भौज के गुर्जर, और साथ में गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास हमारे सामने आता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास हमेशा, इतिहास का चाहे कोई भी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, या कोई और तरह के इतिहासकार हो, कोई भी इस सोच से बच नहीं पाता, संभ्रांतवादी सोच से कोई नहीं बच पाता। और इतिहास में आप देखेंगे कि गुर्जर शब्द को किस प्रकार से ये स्थानवाचक है या कोई ये कबीलाई शब्द है, किसी कबीले का नाम है, इस प्रश्न को उठा करके पूरे इतिहास की जो है इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है उसको। और साथ ही एक बहुत बड़ा जो अनिष्ट हमारे इतिहास के साथ में हुआ वो ये हुआ कि एक जाति जिसका नाम 12वीं शताब्दी से मिलता है, उसकी उत्पत्ति लोग 7वीं शताब्दी में पढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी पूरी हिस्ट्री राइटिंग में शुरू से लेकर के आज तक चली आ रही है। आप जिस जाति का जन्म 12वीं शताब्दी के बाद हुआ, आप उसे 12वीं शताब्दी में पढ़ाइए। लेकिन क्योंकि गुर्जर और उनसे जुड़े हुए जो गोत्र हैं, इन सब का इतिहास, चाहे भाटी हो, चाहे तोमर हो, चंदेल हो, सोलंकी हो, परमार हो, पवार हो, ये सभी जो वंश हैं, इनका इतिहास 12वीं शताब्दी तक भरपूर इतिहास मिल रहा है। इस इतिहास को संभ्रांतवादी कैसे बनाया जाता, इस सब के लिए जो है इस उत्पत्ति को 8वीं शताब्दी में ले जाया गया। तो साथियों, लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपसे कि क्या एक प्रश्न उठ रहा है बहुत ज्यादा, और कहा जा रहा है कि पता नहीं क्या भ्रांति फैलाई जा रही है। क्या 7वीं शताब्दी से पहले हमारे पूर्वज नहीं थे? आप बताइए, क्या हमारा उसे इतिहास उससे पहले नहीं जाता? क्या हूण हमारा गोत्र नहीं है? क्या कसाना हमारा गोत्र नहीं है? हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी से हूणों का इतिहास मिलता है। पहली शताब्दी से कुषाण, जिन्हें कसानों के रूप में बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनका इतिहास मिलता है। तो अपने इतिहास को हम संकुचित क्यों कर रहे हैं? क्यों हम जो है
इसको छोड़े दे रहे हैं। अनेक भाई लोगों ने कुषाणों को कसानों के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, गुर्जरों के रूप में आइडेंटिफाई किया गया कनिंगम के द्वारा, लोगों ने इग्नोर कर दिया। आप क्यों कर रहे हैं? आखिरकार आपको क्या जरूरत है उसकी? तो मैं ये कहूंगा आपसे कि साथियों, ये जो हूण और कसाना गोत्र है हमारा, जैसे कि मुगलों के इतिहास का लाल किला गवाह है और जैसे ताजमहल गवाह है, इसी प्रकार से हमारे इतिहास का गवाह है हूण और कसाना गोत्र। ये हमारे जीते जागते और दौड़ते हुए स्मारक है धरती पे। इन गोत्रों को आप कहते हैं कि साहब कसाना से क्या होगा? कसाना अफगानिस्तान से लेकर के और महाराष्ट्र तक मिल रहा है ये गोत्र पूरा सबसे बड़ा गोत्र है। आप इसकी आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो साथियों, जो ये इतिहास में जो पूर्वाग्रह हुआ, ये और आपने सुना होगा, अक्सर लोग मीटिंगों में जाते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, लोग कहते हैं इस देश में शक आए, कुषाण आए, हूण आए, सब विलीन कर लिए गए, सब पचा दिए गए। कहां पचा दिए गए आप मुझे बताइए? कसाना घूम रहे हैं, हूण घूम रहे हैं, कहां पच गए भाई? अरे घूम रहे, पेट में दर्द करते हैं, पचाने की कोशिश करोगे तो। ये जो अब प्रश्न आता है कि भाई कनिष्क, आखिरकार कनिष्क क्या है? जब ये बात की जाती है कि हम पचा गए लोगों को, तो कहीं ना कहीं एक बात होती है कि वो केवल हमारी पहचान से हमको अलग नहीं कर रहे हैं, वो हमारे इतिहास को भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हम ये बताएं कि क्या योगदान है कुषाणों का, क्या योगदान है हूणों का, क्या योगदान है प्रतिहारों का, इसको हमें बताना होगा। तो साथियों, ये जो कनिष्क, हमारे कनिष्क कौन है? जहां तक कनिष्क की बात है तो पहली जो मैं लाइन कहूंगा, कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा बाबा है। और मैं आपसे चाहूंगा एक बार जोरदार बाबा कनिष्क, बाबा कनिष्क। कनिष्क वो सम्राट है जिसका साम्राज्य काला सागर से लेकर के और उड़ीसा तक था। चीन में आपका जो तारिम बेसिन है वहां से लेकर के आपका महाराष्ट्र तक था। इतने बड़े साम्राज्य में वो शासन करता था। और जो सिल्क रूट, जो पुराना सबसे व्यापारिक मार्ग है, उसको उसने विकसित किया था। और उसकी बदौलत इस देश के अंदर इतना सोना चांदी, इतना मुनाफा हुआ, इतना सब कुछ आया कि भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता है वो कनिष्क की देन है। कनिष्क ने उसके समय में 60 नए नगर बसे, सोने के सिक्के पहली बार भारत के अंदर चले। और जिस आयुर्वेद की हम बात करते हैं, उसके सबसे बड़े जो मनीषी हैं, आचार्य चरक और आचार्य सूश्रत, दोनों उसके दरबार में होते थे। और जो जिस हम एक आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, जब मध्यम मार्ग की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि भारत ने दुनिया को जीना सिखाया, मध्यम मार्ग सिखाया। उस मध्यम मार्ग का जो प्रतिपादक था नागार्जुन, इतना बड़ा दार्शनिक, कनिष्क के दरबार में होता था वो। और ये जो आप सुनते होंगे ध्यान और समाधि का मोक्ष मार्ग, जो दुनिया में भारत की पहचान है, इस मोक्ष मार्ग को पूरी दुनिया के सामने महायान के जो प्रचार से पूरी दुनिया में कनिष्क ले गया। और ये जो आप दुनिया भर में देखते हैं कि आज भी उस अध्यात्म की, ध्यान समाधि के मार्ग की, जिसका नाम विवेकानंद लेते हैं, जिसके नाम से हमारे आचार्य रजनीश इतने प्रसिद्ध होते हैं, वो मार्ग अगर पूरी दुनिया में फैला है तो उसका श्रेय जाता है सम्राट कनिष्क को। इसलिए जो इसे कुछ कहते हैं हिंदुस्तानी नहीं मानते, कुछ लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं, ये उनके लिए मैं कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान को यदि पहचान दिलाई है तो हमारे बाबा कनक ने दिलाई है। थोड़ी सी बात, एक प्रश्न आता है 22 मार्च का कि भाई 22 मार्च क्या है? साथियों, 22 मार्च की मैं बात कर रहा हूं। 22 मार्च जब कनिष्क गद्दी पर बैठा तो उसने एक नया संवत चलाया, उसे कालांतर में शक संवत कहा गया। शक संवत 22 मार्च को शुरू होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नहीं कहा, लोग कहते हैं सुशील भाटी ने कह दिया। साहब 22 मार्च तब तक कोई जूलियन कैलेंडर ही नहीं था, सुशील भाटी ने कैसे कह दिया 22 मार्च को होता है? मैंने नहीं कहा, मेघनाथ साहा जो इस देश के सबसे मशहूर वैज्ञानिक हैं, ये उनका कहना था कि 22 मार्च
को शक संवत शुरू होता है और उन्हीं की अनुशंसा पर ये राष्ट्रीय नववर्ष है। ये राष्ट्रीय नववर्ष कराया और मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि आज राष्ट्रीय नववर्ष भी है, तो आप सबको राष्ट्रीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय नववर्ष को देने वाला और कोई नहीं, हमारा कुंभक कनक था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा अपने समाज से, अपने लोगों से, मेरे अंदर जो दर्द था जिसके साथ मैं पढ़ करके बड़ा हुआ, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब हमारे पूर्वज ने वो 22 मार्च को गद्दी पर बैठा तो इस दिन को भाइयों अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस बना दो। फिर मैंने ये कहा, इसके अलावा मैंने 22 मार्च के बारे में कुछ नहीं कहा। 22 मार्च साथियों, 22 मार्च जो है वो वास्तव में एक प्रयास है हमें अपने इतिहास से जुड़ने का, दोबारा से अपनी पहचान को स्थापित करने का, एक परंपरा जो एकता की हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। जहां भी हम कहीं हम हैं, परंपरागत रूप से रहते आए हैं, हम सब एक हों, किसी रूप में हम एक दिखें, कोई एक काम हो जो हम मिलकर के करें। जम्मू कश्मीर से आए हमारे भाइयों से मैं कहूंगा, मुझे खुशी होगी कि यदि आप एक बहुत बड़ा जलसा कश्मीर में करें और हम सब वहां आए। बहुत बड़ी हमारी आधी आबादी आज मुस्लिम हो गई है। मैं चाहूंगा कि आप पीछे ना रहें, आप आगे आए। छोटी सी बात मैं करूंगा, जो एक आजकल हमारा लोगो है, हमारा लोगो ये वास्तव में सम्राट कनिष्क का जो शाही निशान है, ये वो है। ये सम्राट कनिष्क के और कुषाण जो राज्य था हमारा, उसके सभी राजकीय कार्यों में एक मोहर के तौर पर इस्तेमाल होता था। और वास्तव में इतिहासकारों का ये मत है कि ये उसके वंश और कबीले का प्रतीक था। इसीलिए हमने भी इसे अपने कबीले का प्रतीक के रूप में हमने इसको माना है। आप देख सकते हैं सारे के सारे इसमें गोत्र हैं और ये कनिष्क के सिक्के पर आप देख सकते हैं निशान वहां पर है। तो ये वहां से इसको लिया गया है। तो ये निशान जो है आज हमारी कौम के निशान के रूप में उभर चुका है और बहुत जल्दी ही मैं समझता हूं कि जो गुर्जर नाम का वैश्विक समुदाय है, इसकी ये पूरी तरीके से उसकी पहचान के रूप में उभरेगा। तो साथियों, बात को समाप्त करते हुए बस मैं इतना कहूंगा कि आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं वर्तमान के लिए करते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हम एक हों। आवश्यकता इस बात की है कि फिर से हम कनिष्क जैसे, मिहिर कुरहूण जैसे, तोरमाण जैसे, मिहिर भोज जैसे व्यक्तित्वों को हम फिर से पैदा करें हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शोध हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे खेल हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे विभिन्न आयाम हो, उन सब में कहीं ना कहीं हमें कद्दावर लोग पैदा करने होंगे और साथ ही हमको एकजुट होकर के दोबारा से इस समाज में अपने स्थान को पाना होगा। बस मैं यहां से इस मंच के माध्यम से ये अंतिम संदेश देना चाहता हूं कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। कोई हमको विलीन नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूनान और रोमा मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन डोरे जमा हमारा। बहुत